चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th मैथमेटिक्स, और इसका हम लास्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटीज़, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी में जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर, वहाँ भी प्रोबेबिलिटी थी और यहाँ भी लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? ऐसा कौन सा टॉपिक है? प्रोबेबिलिटी वहाँ भी फाइंड करना था और यहाँ भी फाइंड करना है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? हम क्या वहाँ से क्लास 9 से, और लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 8 में 7 में, ठीक है। तो क्लास 10th में हम क्या अलग पढ़ेंगे वो हमें देखना है, पहले समझना पड़ेगा, फिर हम क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, इन क्लास 9th we have studied about experimental or empirical probability of event which were based on the result of actual experiment। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। क्लास 9 से जो भी हमने प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा है वहाँ पे किसी इवेंट का, वो विच आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होते थे, उसके बेस पे हम फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। उन प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते थे। समझ में आया? जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट डिपेंड हो, उन्हें एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा। We've discussed an experiment of tossing a coin 1000 times। तो एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक कॉइन को 1000 टाइम्स क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटकम्स वर एज फॉलो। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, 1000 टाइम में से हेड जो है, कॉइन का हेड 455 टाइम्स आ रहा है और टेल 545 टाइम्स आ रहा है। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी हो जाएगी? 455 डिवाइड बाई 1000, और टेल का 5, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.455, और टेल की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 0.545। ठीक है, तो ये कहाँ हमने पढ़ा था? क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 15 में, और एग्जाम्पल नंबर 1 यही था। ठीक है, नोट दैट दिस प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी जो थी वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी। ठीक है, फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, इसलिए इनको एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इन फैक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एंड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो किस पे बेस्ड होता है? रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है, और एडिक्वेट रिकॉर्डिंग ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनकी एडिक्वेट रिकॉर्डिंग। ठीक है, उनकी एडिक्वेट रिकॉर्डिंग, पर्याप्त रिकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है, बेस करता है। ठीक है, मोरओवर दीज प्रोबेबिलिटी आर ओनली एस्टिमेट्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? आर ओनली एस्टिमेट्स, एस्टिमेट हो रहा है केवल। इफ़ यू परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर अनदर 1000 टाइम। अब हम जो टॉसिंग कॉइन कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस करना, 1000 टाइम दोबारा करें, तो वी में गेट डिफरेंट डाटा। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल जो आया है, अब दूसरा आ सकता है, सेम भी आ सकता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम हो, जरूरी नहीं हो कि दूसरा हो। तो मे गेट डिफरेंट डाटा गिविंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स। जब हमें डिफरेंट डाटा मिलेंगे तो हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा। ठीक, यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इन क्लास 9 यू टॉस अ कॉइन मेनी टाइम्स, नोटेड द नंबर ऑफ टाइम्स इट टर्न अप हेड और टेल। तो एक क्लास 9 में हम कॉइन को टॉस करके और जितनी बार नंबर ऑफ हेड या टेल आते थे उन्हें नोट करते थे। एक्टिविटी में किया था हमने ये। यू ऑल्सो नोटेड दैट एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन इंक्रीज, नंबर ऑफ टॉसेस कॉइन इंक्रीज करते जाएंगे। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है गेटिंग हेड या टेल, ये कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द नंबर 1/2। ठीक है, तो 1/2 के बहुत ही पास की वैल्यू वो आती जाएगी। ठीक है, नॉट ओनली यू बट मैनी अदर person from different parts of the world have done this kind of experiment and recorded the number of head that turn up। तो ये सिर्फ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, दुनिया के अलग अलग पार्ट के सारे पर्सन यही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे डी बफन टॉस अ कॉइन 40 टाइम्स 4040 टाइम्स एंड गॉट 2048 हेड। उन्होंने भी इतने टाइम्स किया टॉस और इतना हेड उन्हें मिला। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड इन केस कितना है 0.507। तो 1/2 की वैल्यू 0.5 के ही क्लोज है। फिर दूसरे हैं जेके कैरिज फ्रॉम ब्रिटेन, उन्होंने भी किया रिकॉर्डेड 5067 हेड इन 10,000 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये एक्चुअली इन्होंने किया है, सब करके ये सब रिकॉर्ड करते थे और इनकी वैल्यू आई 0.067। यहाँ 7 था 70, यहाँ पे 0.5067। तो यहाँ से कुछ आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। स्टेटिशियन कार्ल पर्सन स्पेंट मोर टाइम, ठीक है, तो ये जो स्टेटिशियन थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ज़्यादा बार टॉस किया है, 24,000 टाइम्स किया है और उन्होंने हेड मिला उन्हें 12,012 टाइम्स। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की 0.5005, ये और क्लोज हो गया है। तो आप देख रहे होंगे तीनों एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टाइम्स इंक्रीज करते जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है हेड की वो 0.5 मतलब 1/2 के और क्लोज होती जा रही है। तो यहाँ से क्या पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें। नाउ सपोज वी आस्क व्हाट विल बी द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड ऑन अप टू से 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन टाइम्स 10 लाख बार यदि हम सिक्के को उछाले तब एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, या 10 मिलियन टाइम्स मतलब 1 करोड़ बार एंड सो ऑन, ऐसे हम इंक्रीज करते जाएं। इट वुड बी इनिशिएटिवली फील दैट नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीजेज एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सीम टू बी सेटल डाउन अराउंड द नंबर 0.5। वही पॉइंट उन्होंने दोबारा बोला, जैसे हम नंबर ऑफ टॉस इंक्रीज करते जाएंगे जो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल की वो सेटल डाउन अराउंड नंबर 0.5 के आसपास आएगी, 1/2, which is what we call the theoretical probability of getting a head, ठीक है, which is what we call, जिसे हम क्या कहेंगे, theoretical probability of getting head या getting tail, as we will see in the next section। जो theoretical probability को भी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल है। In this chapter, we provide an introduction to the theoretical, also called classical probability। 9th में जो आपने पढ़ा वो एक्सपेरिमेंटल था और इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो theoretical, also called classical probability of an event। ये डिफरेंस है क्लास 9th और क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के सिलेबस में, चैप्टर में।
डिस्कस सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके बेस पे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे और क्या बोलेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट टॉपिक में। ये यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो इंट्रोडक्शन में समझा रहे थे कि आप 9th में क्या पढ़े हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमें 1 मिलियन टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना हो, और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या 10 मिलियन टाइम्स 1 करोड़ बार है, और ज़्यादा बढ़ा दें, 100 मिलियन कर दें, तो उस केस में हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उस जगह पे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस क्या है ये थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, वो अब हम समझेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। Probability a theoretical approach. Let us consider following situation. Suppose a coin is tossed at random. ठीक है, रैंडमली एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ कॉइन के बारे में समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि when we speak of coin, यदि हम कॉइन की बात करते हैं, we assume it to be fair. कॉइन फेयर होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, there is no reason for it to come down more often one side देन अदर। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए जिससे कि एक साइड जो है वो ज़्यादा बार आए टॉस करने पर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होगा तो भी वन साइड ज़्यादा आएगा, और अनफेयर होगा तो भी आएगा। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइन इज एज बीइंग अनबायस्ड। ऐसे कॉइन को हम अनबायस्ड बोलेंगे। बाय द फ्रेज रैंडम टॉस वी मीन दैट द कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस। ठीक है, यदि रैंडमली टॉस की बात यदि हम करते हैं, तो इसकी मीनिंग ये है, कॉइन का जो टॉस है हम कर रहे हैं, क्या है, अलाउड टू फील फ्रीली। ठीक है, विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस, बिना किसी बायस, बिना इंटरफेरेंस के वो फ्रीली फॉल होना चाहिए, इसका बिना किसी रिकॉर्ड के गिरनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको कॉइन के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन थी। We know in advance that the coin can only land in one of the two possible way. ये हमें पहले से मालूम है, केवल 2 ही पॉसिबल वे हैं, either head up or tail up. We miss probability of its landing on its edge, which may be possible, for example, if it falls on sand. तो वो सिचुएशन हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं जब ये क्या हो, अपने एज पे लैंड हो जाए, यानी कि जैसे बालू पे, सैंड पे आप सिक्के को उछालेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, हेड या टेल पे लैंड नहीं होगा। तो उस सिचुएशन को छोड़कर बाकी 2 ही पॉसिबल वे हम लेंगे, हेड या टेल का। वी कैन रीजनेबली एज्यूम दैट ईच आउटकम हेड और टेल। ठीक है, reasonably assume that each outcome, head or tail, is as likely to occur as the other. तो we can reasonably assume that each outcome, head, tail, is as likely to occur as the other. तो यहाँ पे जो हमारा आउटकम है, हेड या टेल, इन दोनों का जो अकर होने के जो प्रोबेबिलिटी है, एज लाइकली टू अकर एज द अदर, जैसे दूसरे का है अकर होने की चांस या प्रोबेबिलिटी, वैसे ही हेड का भी है, वैसे ही टेल का भी है। ये कहना चाह रहे हैं, एज लाइकली टू अकर एज द अदर, दूसरे के जैसा ही सबका जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसा है। तो वी रेफर टू दिस बाय सेइंग दैट द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एज लाइकली टू अकर एज द अदर,
ठीक है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन जब होती है तो जो भी हमारे पास आउटकम होंगे, जैसे यहाँ पे हमारा आउटकम हेड और टेल है, आर इक्वली लाइकली, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उस ऐसे आउटकम्स को इक्वली लाइकली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही मेंशन होगा। ठीक है, इक्वली लाइकली मतलब सबके अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, जितने भी आउटकम्स हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। कभी कभी आउटकम्स क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत में ही बोल दिया कि जो भी आउटकम्स हमारे आएंगे, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हेड या टेल आ रहे हैं, ठीक है, इन सब के जो अकरेंस हैं वो एक दूसरे का जैसे ही है। ठीक है, जैसे दूसरे का है वैसे पहले का है। और इसके बाद ऐसे आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली कहेंगे। ये वर्ड आएगा बार बार आगे, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या समझा रहे हैं। फॉर अनदर एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक, अब ये वर्ड मोस्ट केसेस में आएंगे, हर जगह आने वाले हैं। इक्वली लाइकली आउटकम, इसलिए वहाँ समझा दिया गया है जितने आउटकम होंगी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम, सबके अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम। तो फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, डाई जो हम लूडो में खेलते हैं, ठीक है, उसके पासा को इंग्लिश में डाई कहते हैं, उसको एक बार हम थ्रो करें, फेंकें। फॉर अस अ डाई विल ऑलवेज मीन अ फेयर कॉइन। यहाँ भी देखिए, जैसे फेयर कॉइन था, यहाँ फेयर डाई है, तो फेयर का मीनिंग इस पैराग्राफ में समझा दिया गया है जो बॉक्स में बना हुआ था। ठीक है, बायज नहीं होना चाहिए, अनबायज होना चाहिए, और सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब एक साइड जो है वो ज़्यादा बार ना आए। सिमेट्रिकल रहेगा तो नहीं आएगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो एक साइड ज़्यादा बार आएगा। और इक्वली लाइकली क्या दिया है, मतलब जी डाई में हमारा जो आउटकम है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, ये 6 आउटकम है, इन सब की सेम प्रोबेबिलिटी होगी, सबका अकरेंस इक्वल होगा, एक जैसा होगा सबका, इससे सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 1/6। ईच नंबर हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग अप, ये यहाँ लिखा है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। एंड सो द इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाई आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक कॉइन का एग्जाम्पल लिया, एक डाई का लिया उन्होंने। आर द आउटकम्स ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, तो ये कह रहे हैं कि क्या जो आर द आउटकम्स ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, क्या सभी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम होंगे, जो रिजल्ट आएंगे, वो सब इक्वली लाइकली होंगे। ठीक है, तो उसको समझेंगे, यहाँ समझाया उन्होंने, लेट अस सी। ठीक है, सबका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कुछ ही एक्सपेरिमेंट के, जैसे कॉइन का होगा, डाई का होगा, और भी होंगे, लेकिन सबका नहीं। तो ये देखिए, समझिए, सपोज दैट अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल 1 ब्लू बॉल। तो एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल हैं और एक ब्लू बॉल है। वी ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ठीक, एक बैग हम निकालते हैं बिना देखे हुए। व्हाट आर द आउटकम्स, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। आर द आउटकम्स अ रेड बॉल अ ब्लू बॉल इक्वली लाइकली, तो या तो रेड बॉल निकलेगा या तो ब्लू बॉल निकलेगा। तो रेड बॉल और ब्लू बॉल के निकलने की एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक ही जैसी ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिंस देयर आर 4 रेड बॉल्स ओनली 1 ब्लू बॉल, वी वुड एग्री दैट यू आर मोर लाइकली टू गेट अ रेड बॉल। तो रेड बॉल ज़्यादा हैं तो आपको रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, देन अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल के कंपैरिजन में। सो आउटकम्स ऑफ अ रेड बॉल और ब्लू बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली। ऐसे केस में जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कम ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट में ये आउटकम जो होंगे नॉट इक्वली लाइकली, उन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं होगी, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं होगी। हाउएवर आउटकम ऑफ ड्राइंग अ बॉल ऑफ एनी कलर फ्रॉम द बैग इज इक्वली लाइकली।
जब हमें विदाउट कलर, ठीक है, विदाउट कलर यदि कोई बॉल निकालने के लिए कहा जाएगा तो बैग में 4 और 5, 4 + 1 5 बॉल हैं। सभी 5 बॉल की विदाउट कलर बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो इक्वली लाइकली हो जाएगी। फिर एक जैसा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, सबका 1/5 हो जाएगा। लेकिन रेड कलर के साथ बोला जाएगा कि रेड कलर की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी या ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तब वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ज़्यादा है, ब्लू बॉल कम है। तो ये डिफरेंस है। एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, इक्वली लाइकली का भी और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स का भी, ठीक है। कलर के साथ पूछा जाएगा तो नॉट इक्वली लाइकली होंगे आउटकम्स, और विदाउट कलर कहा जाएगा तो इक्वली लाइकली होंगे। सो ऑल एक्सपेरिमेंट डू नॉट नेसेसरली हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जब ये प्रोबेबिलिटी आपको समझाया जा रहा है इस टॉपिक में, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो आपको इक्वली लाइकली आउटकम से शुरुआत किया गया है। शुरुआत तो फेयर और अनफेयर, अनबायज के कॉन्सेप्ट से किया गया, फिर इक्वली लाइकली आउटकम का कंसेप्ट दिया गया, और फिर आपको कुछ एग्जांपल देके समझाया गया, ठीक है। और सारे एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली नहीं होते हैं, और एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों हो सकते हैं कंडीशन चेंज करके, ठीक। अब आते हैं क्या आगे समझा रहे हैं। हाउएवर इन दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ ऑन वी विल एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे दैट ऑल एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट में ये एज्यूम किया जाएगा कि जो भी हमें आउटकम्स रिजल्ट मिलेंगे सब इक्वली लाइकली हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे उन सब के आउटकम्स क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली। अब आते हैं क्लास 9th में क्या फार्मूला हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का। इन क्लास 9 वी डिफाइन द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एज, किसी इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यदि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय जितने ट्रायल्स हमें करना पड़ रहा है इवेंट ई के लिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और वहाँ पे टोटल एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, इन विच इवेंट हैपन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते थे क्योंकि हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे वहाँ पे। तो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए, ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये फॉर्मूले में डिफरेंस है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ गया टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। किसी इवेंट का कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ रही है वो लिखते थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, ये है फॉर्मूला क्लास 10 में जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये समझिए। तो ये जो एम्पिरिकल इंटरप्रिटेशन जो है प्रोबेबिलिटी का, कैन बी अप्लाई टू एवरी इवेंट एसोसिएट विद एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। किसी प्रोबेबिलिटी का जो एम्पिरिकल इंटरप्रिटेशन है, कैन बी अप्लाई टू एवरी इवेंट, जितने भी इवेंट जो एक्सपेरिमेंट में हैं, ठीक है, जितने भी इवेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, विच कैन बी रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, उसे हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट हैज़ सम लिमिटेशन, लेकिन जो ये रिपीटेशन है उसकी कुछ लिमिटेशन होगी। एज इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव और अनफिजिबल इन मैनी सिचुएशन, ठीक है। तो रिपीटेशन की लिमिटेशन होगी, और ऐसा भी हो सकता है इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही खर्चीला हो सकता है, और अनफिजिबल इन मैनी सिचुएशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है
वो जितने एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट हो गए सबसे एसोसिएट है, सब पे अप्लाई होगा और उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इसको ट्रायल्स को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट हैज़ सम लिमिटेशन, ठीक है, इसकी कुछ सीमाएँ होंगी, कुछ लिमिटेशन होंगी। क्योंकि इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत खर्चीला हो सकता है और सम सिचुएशन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी जो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट वर्क वेल इन कॉइन टॉसिंग और डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे होंगे जिसमें हमको कॉइन टॉस करना हो, डाई थ्रो करना हो, तो ये वर्क कर सकता है उसमें। बट हाउ अबाउट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेलर ड्यूरिंग लॉन्चिंग। लेकिन क्या कहना, बट हाउ अबाउट रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। जब किसी सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे तो ये जो रिपीटेशन पॉलिसी है इसके अंदर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में, क्या हम रिपीट कर सकते हैं इसे? ठीक है, बार बार सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनफिजिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। इन ऑर्डर टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या ले रहे हैं? लॉन्चिंग सैटेलाइट। तो कहाँ काम करेगा ये? एम्पिरिकल टॉसिंग कॉइन, थ्रोइंग डाई। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करने का काम नहीं करेगा यदि हम इट्स फेलर ड्यूरिंग लॉन्चिंग, इसके लॉन्च होने के ड्यूरिंग लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्च होने के समय इसके फेल होने के एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड करना हो तो हम ये रिपीटिशन जो पॉलिसी इसके अंदर है, क्या उसे हम अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, और द रिपीटिशन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ अर्थक्वेक टू कंप्यूट द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गेटिंग डिस्ट्रॉय इन अर्थक्वेक। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने किया, अर्थक्वेक के कंडीशन में यदि हमें किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने के, अर्थक्वेक में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, तो क्या ये रिपीटेशन पॉलिसी हम इस केस में, इस एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ पे फेल होता है और कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो जहाँ रिपीटेशन हम पॉलिसी यूज कर सकते हैं, कॉइन टॉस में वो कर सकते हैं, जहाँ नहीं होगा जैसे अर्थक्वेक वाले केस में और सैटेलाइट लॉन्चिंग केस में। ठीक है, तो इन दोनों केस के लिए क्या होगा? इन एक्सपेरिमेंट वेयर वी आर प्रिपेयर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे हम वी आर प्रिपेयर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन, जहाँ पे कुछ हम एजम्पशन कर सकें, ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड, जहाँ पे रिपीटेशन जो है एक्सपेरिमेंट को उसको हम अवॉइड कर सकें। एज द अजम्पशन हेल्प इन डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है उसे कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम किस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं? एजम्पशन, एज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन हम अवॉइड करना है, रिपीटेशन हम पॉसिबल नहीं है ऐसे केसेस में। समझ में आ गया? दो एम्पिरिकल हमारा था, उसमें हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते थे और रिपीटेशन करते थे और नंबर इवेंट का ट्रायल निकालते थे, नंबर ऑफ ट्रायल लिखते थे और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिखते थे। और यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसे हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसे डायरेक्टली हम एज्यूम करके क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। द अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स विच इज़ वैलिड इन मैनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे आउटकम क्या है हमारा? इक्वली लाइकली आउटकम है, उनका जो अजम्पशन है विच इज़ वैलिड इन मैनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि इन टू एग्जाम्पल एबव, कॉइन टॉस और डाई, यहाँ पे भी वैलिड है।
तो एजम्पशन जो है इक्वली लाइकली आउटकम का, इज वन सच एजम्पशन दैट लीड अस टू द फॉलोइंग डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन के लिए जो हम इस तरह का जो एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम, तो उसके बेस पे यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी भी कहा है, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई इवेंट है एक्सपेरिमेंट के अंदर, कोई इवेंट ई है, रिटेन एज पी ऑफ ई इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। कोई इवेंट है, उसके फेवर में जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इक्वली लाइकली नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों ज़रूरी है और किस पे डिपेंड कर रहा है, एजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था 9th में हम क्या कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जब ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब शुरुआत हुआ तो वहाँ पर रैंडम कॉन्सेप्ट, फेयर कॉन्सेप्ट और ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और फेयर, अनबाइज्ड, सिमेट्रिकल, इनके कॉन्सेप्ट समझें। फिर यहाँ पे एज लाइकली टू अकर एज द अदर, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझें। फिर यहाँ पे ऊपर कुछ एग्जांपल दिए इक्वली लाइकली आउटकम्स के, और कुछ एग्जांपल दिए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट इक्वली होते हैं या नहीं होते हैं, या एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करके एक बार नॉट इक्वली लाइकली आया, दूसरी बार इक्वली लाइकली आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी आउटकम में सारे आउटकम इक्वली लाइकली हों किसी एक्सपेरिमेंट में। फिर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे समझाया गया कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट, वी विल एज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। जो भी हम क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली को एज्यूम किया जाएगा। फिर ये समझाया गया कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उसकी फार्मूला, इसके फार्मूला का कंपैरिजन किससे किया गया, क्लास 9th में जो फार्मूला हमने पढ़ा, इन दोनों का कंपेयर करके बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले क्लास 9th का उन्होंने फार्मूला लिखा और उसका एक्सप्लेन किया गया कि ये फार्मूला कहाँ काम करता है और इसके अंदर क्या कमी है, ठीक है। तो यहाँ समझाया कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है और आपका इवेंट को इसमें ट्रायल चाहिए, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसका टोटल ट्रायल चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल चाहिए इवेंट का, और इसमें रिपीटेशन है, रिपीटेशन की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, रिपीटेशन की थ्योरी पे डिपेंड करता है, और कभी कभी ये एक्सपेंसिव हो जाएगा और कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो केस कहें कि टॉसिंग कॉइन और ड्राइंग थ्रो में तो ये तो अलाउ हो जाएगा, यूज हो जाएगा, लेकिन जब सेटेलाइट लॉन्चिंग और अर्थक्वेक वाले केस में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एजम्पशन करेंगे, एजम्पशंस का यूज करके हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। और एजम्पशन में एक चीज़ ये होगी कि आउटकम क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली आउटकम होनी चाहिए। तो इसी एजम्पशन के बेस पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन फार्मूला बनाया गया कि किसी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस एजम्पशन का और रिपीटेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट कर दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, रिपीटेशन और एक्सपेंशन, अनफिजिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, एग्जांपल टॉसिंग कॉइन, एक्सपेरिमेंट लॉन्चिंग टू सैटेलाइट, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, फेलियर, रिपीटेशन, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, स्टोरी बिल्डिंग, डिस्ट्रॉय, एजम्पशन, और ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, और ये आपका फार्मूला। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या उन्होंने समझा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला हो गया, तो क्या एज्यूम किया गया है, आउटकम्स हमारा इक्वली लाइकली होगा। और चैप्टर में हम जो है अभी पता होगा कि क्लास 10th के जो सिलेबस में वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी
फाइंड करना है हमें, एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है, थ्योरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो वी विल ब्रीफ रेफर टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा संक्षेप में, शॉर्ट में, समझ में आ गया। उसका मीनिंग यही रहेगा कि हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए, इंट्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच। तब एग्जाम्पल यहाँ है, आगे 13 एग्जाम्पल हैं। 13 एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ इवेंट एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट वेयर द इक्वली लाइकली एजम्पशन होल्ड, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सम ऑफ द इवेंट, कुछ इवेंट का जो किससे एसोसिएट हो रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट से, और जहाँ का जो आउटकम से जो एजम्पशन है वो कैसा है, इक्वली लाइकली। तो ये सब एज्यूम करके अब ये सारे 13 एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है 15.1 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, इन्होंने यहाँ समझाया है कि जो प्रोबेबिलिटी है हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली इन मेनी एरिया। बायोलॉजी के फील्ड में यूज हो रहा है, इकोनॉमी के फील्ड में हो रहा है, जेनेटिक फील्ड में हो रहा है, फिजिक्स के फील्ड में है, और सोशियोलॉजी एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत सारे फील्ड में यहाँ पे 3 4 5 फील्ड के नाम दिए हैं, और भी बहुत सारे फील्ड में यूज हो रहे हैं। तो ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, ठीक है, साइंस के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, जेनेटिक्स ये भी साइंस आपका मेडिकल फील्ड का है, फिजिक्स के फील्ड में भी है, सोशियोलॉजी फील्ड में भी है। तो पहला एग्जांपल चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस 1। कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है, एक बार, और हमें गेटिंग हेड को पाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या था पहले समझा दिया, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करना है, क्लास 10 में वही होगा यूज, और कहीं भी थ्योरेटिकल नहीं लिखा रहेगा, हर जगह प्रोबेबिलिटी लिखी रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ, यदि हेड चाहिए, ठीक है, गेटिंग हेड, ये एक मेरा इवेंट हो गया ई, और दूसरा हो गया गेटिंग टेल, तो ये E1 और ये E2, या जो यहाँ इन्होंने किया ई और एफ लिया है इन्होंने। गेटिंग हेड जो एक इवेंट है उसको ई से डिनोट कर लिया गया, और गेटिंग टेल दूसरा इवेंट है उसे एफ से डिनोट कर लिया गया। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग कॉइन। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट में और इवेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला, नंबर ऑफ, यदि हेड के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, एक बार टॉस हो रहा है हेड एंड टेल, क्या होगा, हेड और टेल, 2 आउटकम हुए, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हेड कितनी बार आएगा, एक बार, तो 1/2। सिमिलरली गेटिंग टेल दूसरा इवेंट है, यही करेंगे, तो यहाँ भी टेल कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, ठीक है। तो दोनों का ये आंसर इस तरह से बस सिंपल तरीके से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, ये तो आपको पहला एग्जांपल दिया है, समझा रहा है कि यूज कैसे करना है फार्मूला। इस एग्जांपल में बस यही है कि हमें फार्मूला यूज कैसे करने हैं, क्या उसके मीनिंग है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2। तो यहाँ पॉसिबल आउटकम बता दिया, हेड और टेल, ठीक है। गेटिंग अ हेड को इवेंट ई मान लिया है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग हेड, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये तो समझा दिए 1/2। और इसी तरह से सिमिलरली गेटिंग टेल का जो इवेंट है वो आएगा, इसका भी 1/2। तो यहाँ तक केवल फार्मूला यूज़ करना सिखाया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, ठीक है, एक बैग में एक रेड बॉल है, 1 ब्लू बॉल, 1 येलो बॉल, ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out yellow ball, red ball, blue ball? तो एक बैग में 3 बॉल हैं, एक रेड कलर का, ब्लू कलर का, दूसरा तीसरा येलो, ठीक है, सब सेम साइज के हैं। कृतिका
क्या कर रही है, बिना देखे एक बैग से एक बॉल निकाल रही है। तो बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। समझिए। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना देखे बॉल निकाल ली है। सो इट इज़ इक्वली लाइकली दैट शी टेक्स आउट एनी वन ऑफ देम। तो हमारा आउटकम कैसा होगा, इक्वली लाइकली, क्योंकि तीनों में से किसी भी एक बॉल को वो निकाल सकती है। लेट वाई बी द इवेंट। ठीक है, बॉल टेकन आउट इज येलो, जो पहला इवेंट है। ठीक है, बॉल टेकन आउट इज येलो, तो उसे इवेंट वाई मान लिया गया है। और बॉल टेकन आउट इज ब्लू, उसे बी इवेंट मान लिया गया है। बॉल टेकन आउट इज रेड, उसे क्या माना गया है, आर। तो तीन इवेंट हमारे पास हैं, वाई बी आर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 बॉल है, कितने होंगे, 3 बॉल निकाल सकते हैं हम, 3। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वाई, तो जो येलो बॉल कितने निकाल सकते हैं हम, 1। तो इवेंट वाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। रेड की भी सिमिलरली 1/3 और ब्लू की सिमिलरली 1/3। तो ये भी सिंपली क्वेश्चन था। यहाँ भी आपको समझाया जा रहा है कैसे कैसे आउटकम्स लिखने हैं, कैसे कैसे इवेंट्स लिखने हैं और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ कुछ समझिए रिमार्क में, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। किसी इवेंट में केवल एक आउटकम, ठीक है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक आउटकम हो, इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। सिर्फ सिंगल आउटकम होगा तो उसे एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल 1, बोथ द इवेंट ई एंड एफ आर एलिमेंट्री इवेंट। जो हेड और टेल की बात हो रही थी एग्जाम्पल 1 में, वहाँ एक ही आउटकम था तो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल 2, ऑल 3 इवेंट वाई बी आर। ठीक है, ये भी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, ये भी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। दूसरा पॉइंट समझिए, इन एग्जाम्पल यदि हम दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी एग्जाम्पल 2 में भी तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ऐड करें 1/3 1/3 1/3 तो हो जाएगा 1। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो। सभी एलिमेंट्री का यह कहना है किसी एक्सपेरिमेंट के ठीक है, यह बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो, किसी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को सम करेंगे, प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1। दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो। तो ये जनरल केस में भी, सभी केस में ये क्या होंगे, ट्रू होंगे, इक्वली लाइकली वाले में। तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, पॉइंट निकल रहे हैं, उन्हें आपको रिमार्क में, जैसे एलिमेंट्री इवेंट क्या है ये आपको समझा दिया गया। ठीक है, आउटकम्स 1 होगा तो एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, सम क्या होगा वो समझा दिया गया। इसी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे हैं, जो पॉइंट निकलते जा रहा है उस पॉइंट को भी समझा रहे हैं वो। यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 3, फिर यहाँ पे रिमार्क्स है, और यहाँ पे आपको किसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का। ठीक है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे इम्पॉसिबल इवेंट का, श्योर इवेंट का, सर्टेन इवेंट का, और इसकी रेंज कितनी होती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, और इसके बाद जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो कितने टाइप्स के इसके कार्ड होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल ये करते जाएंगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझाते जाएंगे, डिफरेंट टाइप का इवेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं।